साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। दरअसल आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ, जिस विषय पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ, वह विषय प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि हम मानव रूप में आगे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात, हमारी सभ्यता का बचाव, हमारी संस्कृति का बचाव हमारे लिए परम आवश्यक भी होता है, क्योंकि कितने युगों युगों तक लोगों ने इसे संजो कर रखा है। इसे रीति रिवाजों में आपस में एक दूसरे से हस्तांतरित करते हुए, आगे बढ़ाते हुए हम जैसे लोगों तक पहुंचाया है। अब हम लोगों का नैतिक भी दायित्व है कि इस रीति रिवाज को, सभ्यता को, संस्कृति को बचाकर आगे बढ़ाया जाए। आज हम जिन परिस्थितियों में घिरे हुए हैं उसमें विकल्पों की बहुत कमी है, लेकिन जो उपलब्ध विकल्प हैं उन्हीं में से मुझे एक श्रेष्ठ विकल्प का चयन भी करना होगा, और जब तक हम श्रेष्ठ विकल्प का चयन नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस समय बात क्या है? दरअसल पूर्व काल से आज तक किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमेशा प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग आवश्यक रहा है। वह अलग बात है कि लोग स्वेच्छा से सहयोग नहीं करते, तो कुछ लोगों ने जबरिया सहयोग ले लिया और कुछ ने मजबूर कर दिया सहयोग देने के लिए, लेकिन बिना सहयोग के संभव नहीं है जन कल्याण की भावना। जैसे पूर्व काल में राजा लोग क्या होता था, टैक्स रूपी व्यवस्था, कर वसूली करते थे। हमेशा उनके सैनिक जाते थे, घरों से अनाज और राशन सामग्री उठा लेते थे, जबरिया उठा लेते। धीरे धीरे लोगों में आदत पड़ गई, देने लगे। उसी तरीके से वर्तमान स्थितियों में क्या होता है कि आप पर एक टैक्स लगाया जाता है, यानी आपके उपयोगी सामान, जिससे कि आपका जीवन चले, आपको जीवन चलाने के लिए जितने भी उपयोगी सामान है वो केंद्रीकृत व्यवस्था के अधीन हो चुके हैं। अब ये नहीं है कि आप अपने घर में ही सब व्यवस्था कर लोगे और काम चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। आपको मार्केट में जाना ही होगा, मार्केट में उपलब्ध संसाधनों का यूज करना होगा, प्रयोग करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो मार्केट में जब आप सामान लेने जाते हो तो उसके पहले ही जो सरकार रूपी व्यवस्था होती है उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लाद देती है पहले से ही। अब आपको टैक्स तो देना होगा। वो आपसे जबरिया वसूली उस तरीके से नहीं करे कि आपके घरों तक पहुँचे आपसे ले लें, नहीं। पहले वाली व्यवस्था में चेंज आ गया है, वो परिवर्तन आ गया और उस परिवर्तन के अधीन ये कारवां आगे बढ़ रहा है। सरकार आपसे ले लेती है, उस सिस्टम को संचालित करती है, उसी सिस्टम के वशीभूत होकर सभी लोग काम करते हैं। यानी आपको पता भी नहीं चलता कितने से ऐसे लोग हैं जिन्हें कि पता नहीं कि इस सरकार को चलाने में मैं भी पैसा देता हूँ, मैं भी सहयोग देता हूँ। यहाँ तक कि गरीब से गरीब, जो सबसे गरीब व्यक्ति होगा, जिसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही होगी, वो भी टैक्स देता है। आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति और हॉस्पिटल में भर्ती होगा और वो अपने जीवन की भीख मांग रहा होगा, किसी तरीके से बच जाए, उसकी दवाइयों में भी टैक्स सरकार वसूल लेती है। मतलब अब आप ऐसी सरकारों को क्या कहोगे जो हर कदम पर आपसे पैसे वसूल रही है। यहाँ तक कि आप शमशान जा रहे हो, आपके ऊपर जो कफन का कपड़ा आता है उस पर भी टैक्स लगता है। समझिए कि आपसे तो हमेशा वसूली हो रही है। मतलब सुबह के प्रथम निवाले से लेकर जीवन की अंतिम यात्रा में अंतिम समय तक जो कफन यूज होता है उसमें भी। तो ये एक व्यवस्था है, उसी व्यवस्था से इस पूरे कार्यक्रम का संचालन होता है। ये तो हमारी व्यवस्था होगी केंद्रीकृत, यानी सरकारी व्यवस्था हो गई। इसी तरीके से हमारे यहाँ कुछ धर्म, कुछ संप्रदाय, कुछ पंथ के लोग अलग अलग सिस्टम बना रखे हैं। जैसे कुछ पंथों के लोग हैं, कुछ हमारे यहाँ सन्यासी लोग हैं, कुछ अलग अलग कारवां बनाकर चलने वाले लोग हैं। वो जब चलते हैं तो वो जबरिया नहीं वसूलते, उन्हें आप स्वेच्छा से दान दे आते हो। उनकी इतनी अपार फॉलोइंग होती है कि वो लोग उनके दर्शन मात्र से ही, दर्शन मात्र करने को ही अभिलाषित होते हैं। उनको ये रहता है कि किसी तरीके से प्रभु के दर्शन हो जाए, और उस प्रभु के दर्शन में हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए आप लोग दे देते हो। यानी उन लोगों का सिस्टम उससे चलने लगता है, उस व्यवस्था को संचालित करने लगते हैं। जैसे भी व्यवस्था हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो व्यवस्था संचालित करने। लेकिन एक और है,
वो है धार्मिक रूप से वृद्धि का, सांस्कृतिक विरासत को संजोने का। तो धर्म प्रचार के लिए, सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए जो व्यवस्था होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमारी सरकार रूपी व्यवस्था किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के, किसी भी वर्ग के, किसी भी के भी, वो उसकी सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए तैयार नहीं है। उसे क्या मतलब है कि आपकी सांस्कृतिक विरासत को संजोया जाए, आपके लोगों को आगे बढ़ाया जाए। वो सामूहिक रूप से एक निर्णय लेती है जो पूरे देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है। वो अलग चीज़ है कि कुछ प्रावधानों में विभेदकारी व्यवस्था है जिसमें समानता नहीं पाई जाती, लेकिन उसका प्रथम कर्तव्य यही होता है कि वो समान रूप से सभी के लिए कानून बनाती है, सभी के लिए व्यवस्था देती है और सभी को उसको फॉलो करना होता है। तो वहाँ से आपकी सांस्कृतिक विरासत नहीं बचेगी। वहाँ से आप जो ब्लड रिलेशन के लोग होते हो, ब्लड रिलेशन मतलब एक जाति के, एक संप्रदाय के, एक वर्ग के, जिसे समाज भी कह सकते हो आप लोग, लेकिन समाज बहुत व्यापक शब्द होता है। समाज में देश के सभी लोग आ जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, ब्लड रिलेटेड लोग जैसे विश्वकर्मा वंशीय लोग, मनमय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ, लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार, स्वर्णकार, ये ब्लड से रिलेटेड लोग हैं जो आज नहीं आदिकाल में कभी से भटक चुके हैं। और आप ऐसे समझ लो कि सभी लोग धातुओं का काम करने वाले लोग हैं। धातुओं का काम करने वाले मतलब इनकी एकता केवल धातुओं से दिखती है। तो जाहिर सी बात है कभी न कभी कहीं ना कहीं एक रहे हों। वो अलग बात है कि कभी कभी जैसे पूर्व काल में क्या होता, ताकत के बल पर राज मिल जाता था। तो कुछ लोग इनमें भी प्रभावशाली रहे, वो ताकत के बल पर राज छीन लिए, राजा हो गए। और जब राजा हो गए तो उनके नाम पर कुछ वंश परंपराएं चल गई, कुछ ऋषि मुनि हो गए, उनके नाम पर कुछ गोत्र चल गए, उनके नाम पर कुछ लोग अपने को मानने लगे, कुछ व्यावसायिक तरीके से अलग क्षेत्रों में निवास करने लगे, वहाँ के अनुसार अपने को मानने लगे। तो ये सब तो चलता रहा, लेकिन हम सभी लोग धातुओं से संबंधित कर्मकार समाज से लोग हैं। और किंवदंतियों के आधार पर, श्रुतियों के आधार पर, जो वेद के है, जो पुराण है, उसके आधार पर हम पांचों एक भाई हैं। अब पांचों एक ब्लड रिलेटेड लोग हो गए। जब ब्लड रिलेटेड लोग हो गए तो हमारी सांस्कृतिक विरासत को कैसे बचाया जाए। आज सब जब आगे बढ़ रहे हैं तो उस दरमियान देखा जाए कि हम सबसे पिछड़े हुए पायदान पर खड़े हो गए हैं, जबकि कभी समाज में हमारी स्थिति श्रेष्ठकर होती थी, बहुत आगे होते थे। वो अलग बात है कि राजनैतिक रूप से हम कभी हस्तक्षेप नहीं किए, शासन सत्ता में हम कभी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किए, कभी हमें लालसा नहीं रही शासन सत्ता की, क्योंकि हम या तो शासन के आसपास रहे या श्रेष्ठ बनकर अपना जीवन यापन करते रहे, मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरीके से कार्यान्वयन हो रहा है, जिस तरीके से व्यवस्था संचालित हो रही है, उनका क्रियान्वयन हो रहा है, उसमें आप देखोगे आप अंतिम पायदान पर जाकर खड़े हो गए हो, क्योंकि आपके उद्योग धंधे चले गए, आपके रोजगार चले गए। आपने एक सुनियोजित नीति भी नहीं बनाई जिससे आपकी संख्या बढ़ती रहे। आपके यहाँ कुरीतियाँ आज तक व्याप्त हैं। जैसे कोई भाई, कोई बंधु आपका किसी अन्य समाज के लोगों से शादियां कर ले, महिलाओं से शादियां कर ले, उसे आप तत्काल निकाल देते हो, उसका हुक्का पानी बंद कर देते हो, उसे अपने में समाहित नहीं करते हो। वो लंबे काल तक चलता रहता है। बहुत सी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों पर यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आपकी सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से एक टैक्स सरकारी व्यवस्था के रूप में दिया जाता है, उसी तरीके से कुछ लोग अपनी अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, अपने पंथ को बचाने के लिए टैक्स रूपी व्यवस्था का एक प्रबंध करते हैं। वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान दे देते हैं। तो दान क्या आप देते हो? सोचिएगा, अगर आप नहीं देते हो तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि आपकी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए कोई आगे बढ़ेगा, कोई बेहतर तरीके से आपके लिए काम करेगा? आप नहीं देते हो। और आप ये कह सकते हैं मुझे तो आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आवश्यकता, ठीक है, मैं मानता हूँ आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता नहीं है तो आप अपने 10 किलोमीटर की एरिया में देखो, कोई समस्या किसी की हुई होगी तो आप उससे बात करो। किसको फ़ोन करता है? वो किसी समाज सेवी को खोजता है, किसी राजनेता को खोजता है, पॉलिटिशियन को खोजता है, नौकरशाही में अपने लोगों को खोजता है।
और जब खोजता हुआ आगे बढ़ता है तो उसके काम कभी होते हैं कभी नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि समाज सेवी कभी ठेका तो लेता नहीं है, वो तो उसके दिल की बात है। आपकी समस्या देख के उसे दुख दर्द होता है, वो आपकी मदद को आतुर हो जाता है। पॉलिटिशियन अपने जिस दल में होता है उसके दल के सिद्धांतों से नीतियों से बंधा हुआ होता है। हो सकता है आपका प्रतिद्वंदी उस पॉलिटिशियन के लिए अहम रोल अदा करता हो, तो वो आपके साथ क्यों आएगा? क्योंकि आप 2-4 वोट भी नहीं दिला सकते, वो 100, 200, 500 वोट दिलाता होगा। ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं। नौकरशाही के लोगों से आप उम्मीद करोगे, नौकरशाही के लोग अपनी नौकरी तो फंसाएंगे नहीं, बिना नौकरी फंसाए जो संभव होगा मदद करेंगे, नहीं तो उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई मतलब नहीं। अब ऐसी ही स्थितियों में आवश्यकता ये होती है कि आप एक व्यवस्था संचालित करते रहो, तो विषम परिस्थितियों में 10, 20, 40, 50, 100, 200 लोग आपके साथ खड़े हो जाएं, समाज आपके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन ऐसा आप नहीं किए हो। यानी विशेषकर विश्वकर्मा समाज तो ऐसा करता ही नहीं, वो किसी को डोनेट नहीं देता, केवल सरकार के टैक्स के अलावा कहीं नहीं देता। यहाँ तक कि विश्वकर्मा समाज तो इस स्तर पर पहुँच चुका है कि वो अपने मंदिरों में सुबह शाम जाकर वहाँ भी कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाता। अगर वो वहाँ चढ़ावा चढ़ाए तो कम से कम विश्वकर्मा समाज के पुजारी हैं, उनका घर परिवार चले, उस मंदिर का रख रखाव हो, उस मंदिर की कमेटी आगे बढ़े, वो समाज हित में कुछ सोचना शुरू करे। यहाँ भी ऐसा नहीं होता। आप अन्य मंदिरों में जाना पसंद करते हो, लेकिन विश्वकर्मा समाज का मंदिर बगल होगा, वहाँ जाना पसंद नहीं करते। अब आप सोचिए कि किसी भाई ने कितनी मेहनत के साथ, कितनी संघर्षों के बाद एक मंदिर का निर्माण कराया होगा, कितना उसका समय गया होगा, कितनी उसकी दिन का चैन, रात की नींद गई होगी, तब एक मंदिर का निर्माण करा पाता है। खैर, मंदिर का निर्माण कराया तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु हमारे लिए मंदिर ही होता है। जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपके समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। खैर, वहाँ से आप सांस्कृतिक विरासत को नहीं बचा पा रहे हो, तो सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए आपको यह सोचना होगा कि आप अपनी इनकम का कुछ पैसा क्या अपने समाज के लोगों को दे रहे हो। यदि नहीं दे रहे हो तो देना शुरुआत करना होगा, देना होगा आपको। किसको दे रहे हो ये मैटर नहीं है। आप जिसको भी एक अच्छा समाज सेवी मानते हो, जिसको मानते हो वो समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए आगे बढ़ रहा है, समाज के लिए समय दे रहा है, उसको सहयोग दो। अगर आप सहयोग नहीं दोगे तो वो निश्चित ही कुछ समय तक तो चलेगा, लेकिन उसके बाद नहीं चल पाएगा। कभी आपने दिया देखा होगा, दिया, दीपक, चिराग जिसे कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कहीं ढिबरी कहते हैं, उसे देखा होगा अगर, तो सोचिए उसकी बाती में जब तक तेल रहता है तब तक तो जलता है, अंत में वो क्या करता है, बुझ जाता है। तो ऐसे ही समाज सेवी होते हैं। जब समाज सेवी घर से निकलते हैं तो जाहिर सी बात अपने पास उतना संसाधन लेकर निकलते हैं कि वो चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। लेकिन दीपक की बाती की तरह उनके पास जितना संसाधन होता है उसका यूज तो करते रहते हैं, और अंत समय नीचे से उसे तेल मिलना बंद हो जाता है, तो दीपक बुझ जाता है, समाज सेवी घर को वापस चले जाते हैं। इसका मतलब हुआ नीचे से जब उनकी प्रतिभा को आपने पहचान लिया, उनकी योग्यता को पहचान लिया, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रभावित हो, तो जाहिर सी बात आपको नीचे से थोड़ा सा तेल रूपी मदद करनी होगी, यानी हल्का उन्हें चलाना होगा। जब चलेंगे तो प्रकाश देंगे, यानी कुछ ना कुछ काम करेंगे। अब आप ये कह सकते हो कि किसी किसी समाज सेवी में कोई दाग लग जाता है, कोई धब्बा लग जाता है, कुछ आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं, तो मैं उस पर बहुत कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि जब हवा का झोंका चलता है तो एक किनारे अंधेरा हो ही जाता है, वो ऐसा लगता है एक किनारे झुका हो गया। ये सब कहने की बात है। जब समाज में निकला है कोई व्यक्ति तो आरोप प्रत्यारोप दुनियादारी लगती रहती है, लेकिन आप अपने स्वविवेक से जिसे अच्छा समझते हो, किसी को तो समझते हो, अगर 100 गुण की आप कल्पना करते हो, 100 में 50, 55, 60, 70 है तो आप उसकी मदद कीजिए, यानी मोर देन 50% है तो आप उसकी मदद कीजिए। वो कौन होगा मुझे नहीं पता है, आपके आसपास का होगा, पड़ोस का होगा, दूर का होगा, जिसके आपको लगता है तो उसकी मदद करोगे, तभी वो सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए काम करेगा, अपना सर्वोत्तम योगदान देगा, जो सबसे बेहतर होगा वह योगदान देगा। क्योंकि जब घर से निकला था तो उसके पास अपना कुछ था, और अब जब समाज से कुछ पा रहा होगा तो वो प्रेरक का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा, उससे वो आगे बढ़ेगा, निश्चित ही आगे बढ़ेगा। आपसे एक अनुरोध यहाँ पर और करूँगा, जब आप समाज सेवियों को सहयोग देकर आगे बढ़ाओगे ना,
तो आपके समाज का कायाकल्प हो जाएगा। आप जब सरकार रूपी व्यवस्था आपकी सांस्कृतिक विरासत को नहीं बचा पा रही, आपके लोगों को आगे नहीं बढ़ा पा रही, तो ये आपको स्वयं जिम्मेदारी निभाना होगा कि हम आगे कैसे बढ़ें। हमें स्वयं सोचना होगा, स्वयं आपको सोचना होगा। और जब स्वयं सोचोगे तो उसमें ये बात अवश्य निकल कर आएगी कि हमें एक व्यवस्था विशेष संचालित करना चाहिए। व्यवस्था विशेष संचालित करने का जब हम लोगों में इच्छा शक्ति जागृत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया संगठन बना देते हैं। अरे भाई, संगठन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ये है कि उन विचारों को चलाया जाए। जैसे 10 लोग मिलकर एक संगठन बनाते हो, मैं मान लिया 10 लोग 11 लोग मिलकर संगठन बनाते हो, तो 11 लोग मिलकर अगर 100-100 रुपया हर महीना जमा करें तो 1100 रुपया हो गया। उनमें से किसी एक को चलाना सीखो। पहले आप लोग चलाते नहीं हो, संगठन बनाते हो। कोई एक चले, लोगों तक पहुँचे, तब आपका संगठन विस्तार करेगा। हमारे सांस्कृतिक विरासत को आपका क्या सिद्धांत है मुझे नहीं पता है, क्या मत है ये भी नहीं पता, किस दिशा में काम करना चाहते हो ये भी नहीं पता। कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता है, कोई सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में काम, कोई पॉलिटिक्स के रूप में जाना चाहता है, कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है। जिधर जाना चाहो जाओ, लेकिन जो 10 लोग सलाह देने वाले होते हैं वो 10 लोग सहयोग देना सीखें। जब एक व्यक्ति आपका चलने लगेगा तो बाकी वो चलते हुए एक कारवां ऐसा बना देगा कि आज नहीं 2-4 महीने 6 महीने बाद कि पीछे का दूसरा व्यक्ति भी वो हाथ पकड़ कर खींचेगा। भाई मैं अकेले चलते चलते अब थक गया हूँ, आइए 2 लोग चलते हैं, क्योंकि वो पीछे से बैकअप बना लेगा। लेकिन पहले उसे चलाओ तो आपको चलाना बहुत आवश्यक है सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए। मैं बताता हूँ, सरकार पर आश्रित कौन कौन से नहीं हैं। पारसी धर्म आपने नाम सुना होगा। पारसी लोग अच्छी स्थिति में होते हैं, जहाँ भी होते हैं खाते कमाते हैं, मस्त रहते हैं, जबकि उनकी संख्या देश में बहुत कम है। लेकिन उसके पास भी उनके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सहयोग की भावना अपने पादरियों के माध्यम से देना सीखा है। वो सहयोग देते हैं और उसके आधार पर वो एक सिस्टम व्यवस्था करते हैं कि कोई उनके यहाँ कमज़ोर होता है, गरीब होता है, लाचार होता है, असहाय होता है, मजबूर होता है, तो उसके लिए वो सारी व्यवस्था करते हैं कि वो भी मुख्य धारा में वापस आ जाए। उस व्यक्ति को मुख्य धारा में ले आते हैं और उसको संचालित करा देते हैं, चला देते हैं, दौड़ा देते हैं। इसी तरीके से आपने क्रिश्चियन को देखा होगा, जैन को देखा होगा, सिख को देखा होगा, मुसलमान को देखा होगा। ये सभी लोग अपनी धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से डोनेट करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी कमाई का अंशदान करते हैं, और सेवा भाव भी इनके मन में रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है, सेवा भाव विद्यमान रहता है। इस तरीके से ये लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। तो जाहिर सी बात हो, केवल सरकार के भरोसे नहीं होते, अपने सिस्टम वो अलग से बनाए भी हैं, उस सिस्टम के भरोसे अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचा के रखें। अब आप बताइए, अगर आप लोग केवल सरकार के भरोसे रहोगे तो जाहिर सी बात जो सरकार देगी वो पाओगे, लेकिन आपकी सांस्कृतिक विरासत की ठेकेदार आपकी सरकार नहीं होती है। वो कहते तो हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सीमाओं की रखवाली, ये सब बहुत सी व्यवस्था होती है कि वो सरकार करती है। पुलिसिया तंत्र, जिसमें आपके पास कोई अत्याचार आप पर ना होने पाए, अनाचार ना होने पाए, लेकिन सच कोसों दूर है। वो ना तो आपको बेहतरीन शिक्षा दे रही, ना बेहतरीन स्वास्थ्य दे रही है, ना तो समय से न्याय दे रही है, ना पुलिसिया व्यवस्था आपके हित में काम कर रही है। इसके लिए आपको अपना व्यक्तिगत अपने लोगों का एक संगठन बनाना ही होगा। और संगठन आपके यहाँ हज़ारों हैं, लाखों हैं, बात उसकी नहीं है। आपको अपने बीच के लोगों को चलाना होगा। अभी आप अपने बीच के किसी भी व्यक्ति को नहीं चला रहे हो। कोई भी कितना भी बड़ा समाज सेवी हो, वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाता। 10 साल 20 साल बस वहीं कैरियर उसका समाप्त हो जाता है। जब घरों से निकलता है तो कुछ ना कुछ लेकर निकलता है, समाज के बीच चलने के लिए समय लेकर निकलता है और सारा प्रबंध करके निकलता है। लेकिन कब तक? क्या घर पहुंचकर हमेशा प्रबंध करता रहेगा? घर वापस जाकर प्रबंध करता रहेगा? नहीं करेगा। जब आप सरकार को चलाने के लिए एक एक पैसे का टैक्स देते हो तो अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने वाले लोगों को सहयोग क्यों नहीं दे सकते हो? ये आपका प्रत्यक्ष सहयोग होता है, इसीलिए आपको डर लगता है। आप कहते हो कि मैं कैसे दूं, लेकिन अप्रत्यक्ष लोग तो ले रहे हैं ना। अप्रत्यक्ष सरकारों को आप दे रहे हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आप विभिन्न धर्मों का नाम मैंने लिया, विभिन्न धर्मों को देखो, लोग प्रत्यक्ष भी देते हैं। और अगर प्रत्यक्ष दे रहे हैं, उन धर्मों का विस्तार आप देखिए, धर्मों का विस्तार हो रहा है।
उन धर्मों में लोग दीनहीन, मजबूर, लाचार नहीं है। जो भी मिलेगा कुछ कमाता खाता रहेगा, पक्का कहीं ना कहीं कमाता खाता है, क्योंकि सहयोग की भावना उनमें कोट कोट कर भरी होती है। तो वो सहयोग की भावना कोट कोट कर आप में भी भरी होनी चाहिए। अगर आप लोग सहयोग देते हो अपने कस्बे के किसी व्यक्ति को देख के, जो चंचल व्यक्ति हो, जो दौड़ भाग करता हो, जो आता जाता हो, उसे सहयोग करना सीखिए। अगर आपकी दुकान पर कोई समाज सेवी आता है, जैसे आप जानते हो कि हाँ वो समाज के लिए कुछ योगदान कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो पक्का उसे आप उसकी जेब में 100, 200, 50 रुपये डाल दो, 500 रुपये डाल दो, 1000 रुपये डाल, जो भी आपके पास कमाई है उसे डाल दो। क्यों डाल दो? क्योंकि आप उसको डाल दो कि वो अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, जिससे भी आ रहा है उससे अगले गंतव्य स्थान तक वो पहुँच सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे आप तनख्वाह दो, लेकिन उसे अगले गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए, क्योंकि वो आप तक पहुंचा है। अगले स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जब आप उसे अगले स्थान पर पहुंचा दोगे तो चलने लगेगा। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अगर सोच रख ले कि हमें अपने व्यक्तियों को चलाना है, तो निश्चित ही आपकी सांस्कृतिक विरासत बचेगी। विश्वकर्मा वंशी समाज पुनः अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा और आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर जितना भी मैंने आपको बताया, स्पष्ट तौर से यह बात है कि आप गुंडा टैक्स देते हो। अगर अच्छा कमाते हो तो आपका बिजनेस अच्छा चलता है। तो गुंडा टैक्स आप कह सकते हो किसी गुंडे से मैं नहीं डरता हूँ। अरे नहीं डरते हो भाई, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जब चुनाव होता है ना, 4-4 प्रत्याशी होते हैं सभी दलों के, उसमें 50-50 हज़ार सभी को दे आके मैनेज करते हो, कहते हो कि ये तो हमारा बिजनेस है, उसको बिजनेस बताते हो। आप 2 प्रत्याशी 3 प्रत्याशी देखते हो, जो जीतने की लाइन में खड़ा होता है उसको दे आते हो, भैया ये चुनाव के लिए थोड़ा खर्च है, ले लीजिए। नहीं ज़्यादा होता है तो 10-20 हज़ार दे आते हो। तो आप देते तो हो, वो गुंडा टैक्स ही है। क्यों? क्योंकि डर से देते हो, व्यवस्थागत नहीं है। आप बहुत बड़े पूंजीपति हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो देते हो। सरकारी कर्मचारी हो तो कहीं ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का, दुनियादारी का आप दे देते हो। तो क्या समाज के लिए सहयोग करना आपका नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। आपको समाज के लोगों को सहयोग देना ही होगा। अगर सहयोग नहीं देते हो तो समाज के विकसित होने का या आगे बढ़ने के लिए आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। अगर आप उम्मीद करते हो तो आपको सहयोग की भावना अपनाना होगा। यह ऐसी भावना है जो अभी आपको वन साइडेड लग रही होगी कि हम दे रहे हैं, हमें उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप देते रहेंगे तो आपके बच्चों को, आपकी समाज को निश्चित ही उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो लोग चल रहे हैं उसमें 100 में 90 बेईमान नहीं हैं, 100 में 90 ईमानदार हैं, 10 ही बेईमान हैं। और जो भी ईमानदार हैं वो निश्चित ही अपनी ईमानदारी और व्यवस्थित तरीके से और आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि जब आपका सहयोग मिलेगा तो उनमें ऊर्जा का संचार होगा। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक बार सोचिएगा ज़रूर कि किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाना है। बिना सहयोग दिए समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मैं केवल पैसे की बात नहीं करता, सहयोग कई तरीके का होता है, और उस सहयोग में जो आपके पास हो उसे लेकर खड़े हो जाओ। कभी समय होता है, कभी धन होता है, और कभी एक टेलीफोनिक से आप किसी का काम भी करा सकते हो, लेकिन सहयोग तो देना होगा। लेकिन जो चल रहे हैं उन्हें आर्थिक सहयोग देने के लिए सोचना ही चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ के वो चल ही नहीं सकते, और चलेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। बहुत से समाज सेवी आए इस समाज को एकत्र करने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए, लेकिन आज वो गायब हो चुके हैं। आप जब से समझते हो तब से अब तक का रिकॉर्ड निकालिए, आपको दिखेगा कि बहुत से लोग आए चले गए। कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या समस्याएं थी, इस पर कभी एक चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि दिए की जो बाती थी उसमें जब तक तेल था तब तक तो टिमटिमाता रहा, और जब बाती का तेल ख़त्म हो गया तो चले गए। तो मैं नहीं चाहता हूँ आगे आने वाले समाज सेवी जो आपके लिए काम करते हों, या वो पॉलिटिशियन जो आपके लिए व्यवस्थापिका में जाकर कुछ विशेष करने की सोच रखते हों, वैसे लोग गो होम ना हो, गो बैक ऐसा कोई नारा आप ना लगाओ। आप सहयोग करना सीखो, तभी कुछ बेहतर होगा। मिलेंगे फिर कभी। धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय भगवान विश्वकर्मा।